तैयारी तो हम सबसे पहले कर रहे हैं। आपको याद होगा, आप भी थे, यही गेस्ट हाउस था, प्रबुजन सम्मेलन में हम लोग आए थे। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली जिसको रोकने का तमाम प्रयास हुआ था और स्थान बदल दिया गया था आखिरी 2 दिनों में। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी रैली हुई थी ऐतिहासिक, फिर भी हम लोग मिले थे। तो हम तो 2025 से अपनी तैयारियां कर रहे हैं और अभी तो ये विजिट चलती रहेंगी। ये विजिट तो सिर्फ कार्यकर्ताओं का जो सक्रियता है उसको जांचने के लिए और चुनावी तैयारी कैसे और उनको मजबूत करनी है, क्योंकि प्रभारी कई जगह जो है घोषित किए गए हैं। 45 प्रभारी भी आजाद समाज पार्टी ने अपनी तैयारी के आधार पर घोषित कर दिए हैं और उनमें भी बहुजन समाज के सभी लोगों को मौका दिया उसको जांचने परखने के लिए, क्योंकि आगरा तो आप ये समझिए कि ये बहुजन समाज का किला है। हालांकि आगरा फेमस तो ताजमहल के नाम से है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि बहुजन समाज के लोगों की सबसे बड़ी शक्ति आगरा में थी और संख्या भी बहुत विशाल का है। भाई शहर शहर में जो है बहुजन समाज जो है वो 90% के करीब रोजगार भी है, व्यापार भी है। अब ये लड़ाई आगे बढ़े और वो अपनी राजनीतिक शक्तियां बना ले, इसकी तरफ हम लोग फोकस कर एक बड़ा आंदोलन देश में आरक्षण को लेकर चल रहा है, रिफॉर्म को लेकर तो आपकी बयानबाजी देखने को मिल रही है। रहे हैं। हमारे यहाँ तो सीधी बात हम ये कहते हैं कि देश की लोकशाही जो की जो व्यवस्था है उसमें किसी को भी अगर कोई बात से नाराजगी है तो आप पे अवसर आता है जिससे नाराजगी के खिलाफ वोट करो। और अगर कोई चाहता है कि इस तरह का कोई कानून बन जाए और आंदोलन से काम नहीं चल रहा तो अपनी दल बना ले, दल बना के लोकसभा विधानसभा में आ जाए। ये अगर जो महिला साथी आंदोलन कर रहे हैं, मेरी उनको राय है कि वो सब लोग अपना दल बनाएं और दल बना के आगामी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करें, अपना संख्या बल बना लें। उनका बहुमत हो जाएगा, बहुमत बना के वो कोई भी कानून पास कर सकते हैं। छात्रों के आंदोलन के बाद छात्रों के आंदोलन के बाद जिन्होंने अब बीजेपी और आरएसएस जयललिता और जयदीप के साथ सीधा संवाद कर रही है। 14 से 25 वर्ष की जो ये युवा है ये बहुत सेंसिटिव मामला है जो आप कह रहे हैं, युवा वाला वो भी है, लेकिन पहले इसकी गंभीरता को भी समझना पड़ेगा। आप ये समझिए, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने कभी कुछ दिया नहीं। ये तो संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती तो आप ये जो चुनावी भाईचारा इसको भी नहीं निभा पाते। और मैं आपको जो बात अब कहने वाला हूँ, आपने बीजेपी का जिक्र किया, उप मुख्यमंत्री का जिक्र किया, इस पूरे आंदोलन के पीछे ही कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जातिगत जनगणना और उसके आर्थिक आंकड़ों से डरी हुई, जिनको लगता है कि जातिगत गणना अगर होगी, उसके आंकड़े जारी होंगे तो बहुत सारे लोगों के जो झूठे भ्रम फैलाए वो टूट जाएंगे। लेकिन इसमें जो दूसरा जवाब है मेरा, वो इनके सवाल से जुड़ता है। शिक्षा, पेपर लीक, रोजगार जैसे मुद्दों पे नौजवान इकट्ठा हुआ था और जब नौजवान इकट्ठा हुआ तो सरकार ने दिमाग लगाया कि इनको कैसे तोड़ा जाए। नौकरियां सरकार दे नहीं रही है, अवसर दे नहीं रही है और तमाम तरह की जो है आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रही है। अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं है, अच्छे सड़क नहीं है। मैं एतमादपुर गया था, गारा हो रहा है गोडे गोडे। तो मैं ये बात आपको इसलिए बताऊं, सरकार को लगा और उन ताकतों को जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो संगठन बने हुए हैं, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त संगठन कहते हैं, उन्होंने दिमाग लगाया कि इस एकता को कैसे तोड़ा जाए। तो उनमें से कुछ लोगों को चिन्हित करके ये आरक्षण वाले मुद्दे पे आगे कर दिया कि जो युवाओं की एकता बनी थी देश के विभिन्न इंपोर्टेंट मुद्दों पे आवाज उठाने की, संघर्ष करने की, वो मुद्दे पीछे छूट जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह की खिलवाड़ बर्दाश्त की नहीं जाएगी। आपको याद होगा और आप रिसर्च कर लेना, भीम आर्मी का जो जन्म है, उसकी जो पहचान है देश दुनिया में, वो भीम आर्मी पाठशाला से थी। और पाठशाला हम लोग क्यों चला रहे थे? जब आप पाठशाला के बारे में जानेंगे तो ये भी जानेंगे क्यों चला रहे थे। क्योंकि सरकारी सिस्टम, सरकारी स्कूलों की हालात बहुत खराब है, जर्जर है, टीचर नहीं है, पर्याप्त टीचर नहीं है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है, किताबें समय पे नहीं मिल रही है, शौचालय नहीं है, पेयजल पेयजल पदार्थ यानी कि पानी और वो आवश्यक सुविधाएं नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। इसलिए हमने पाठशालाएं चलाई कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उनकी नींव मजबूत कर सकें। समय लगा तो इसको किस तरह से देखते हैं कि छात्रों के ऊपर इस तरह की अगर इतने बड़े पद पे बैठे व्यक्ति के पूरे सहयोग और देश की दूसरी बड़ी पार्टी के नेताओं, जिनके 100 एमपी हैं लोकसभा में, अगर उनको जो एफआईआर कराने में इतना समय लग रहा है, वो भी सही एफआईआर, बैलेट गन चली है और बच्चा जिंदा है, उसके छर्रे अंदर है,
तो आप समझिए कि देश में अघोषित इमरजेंसी, हिटलर साइज जैसे हालात हैं, इनसे लड़ना पड़ेगा। हम तो बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, लेकिन जब हम संघर्ष करने जाते हैं तो बहुत सारे विपक्ष के लोग ही कहते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं, सरकार ऐसे थोड़ा ही मानती है, झुकाना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। जब महंगाई की अगर मैं बात करूँ तो गन्ना किसानों को हमेशा कहते हैं कि उनको प्रॉपर चीज़ें मिलती है, लेकिन आज की डेट में चीनी जो है वो 70 के आसपास पहुंच चुकी है। किसानों को मिल रहा है? नहीं। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ दो चीजों में। किसानों के गन्ने का दाम बहुत बड़े पैमाने पे नहीं बढ़ा, लेकिन चीनी के मूल्य बढ़ गए। मैंने 3 दिन पहले हमारे यहाँ बिलाई मिल है, उनको बुलाया क्योंकि उन्होंने 25% पैसा रोका हुआ किसानों का। अब आप समझिए, मिलों को फायदा होगा, व्यापारियों को फायदा होगा, लेकिन किसानों को फायदा नहीं होगा। किसानों के गन्ने के मूल्य में कब बढ़ोतरी होगी? और वो किसानों का दर्द क्या है जानना चाहते हैं? आगरा में हम लोग खड़े हैं, यही एक जगह है ग्रेटर आगरा के नाम से जो डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है, 1,000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर उनसे जमीनें ली गई और 33,000 प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आगे दी जा रही है। यानी कि मुनाफा कर कमा रहे हैं आप लोग 32,000 स्क्वायर फीट एक उस पे मीटर पे, स्क्वायर मीटर पे। और किसानों को क्या दिया? 1,000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर। तो आप तो किसानों को लूटने वाले लोग हो। आप किसानों के हमदर्द थोड़ा ही, आप तो किसानों के, मुझे लगता है आने वाले कल में उनकी खाल, उनकी हड्डियां, उनकी आंतें भी आप जो है, उनकी किडनी गुर्दे भी आप लेकिन लोगे उनसे। सरकार लगातार कह रही है कि चीनी उत्तर प्रदेश में पर्याप्त है, उसके बाद भी दाम बढ़ रहे हैं। चीनी से व्यापारियों का और पूंजीपतियों का भला हो रहा है, मिल वालों का, लेकिन जनता का मुंह तो कड़वा हो रहा है। बढ़ती महंगाई में ऊपर से सुबह की चाय भी इन्होंने कड़वी कर दी। अब जनता इनको भी 2027 में सबक सिखा देगी। कि कोई भी पत्रकार को ध्यान नहीं करता, बाकायदा पीएसए ने लेटर जारी किया। इस आदेश के बाद आपको कैसा लगा? क्या लगता है कि सरकार डर रही है? नहीं नहीं, आप खुद सोचो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सोचना चाहिए। कैसा महसूस हुआ कि आप भी नहीं जा सकते? आप तो राजनीति नहीं करते ना। आप समझो मेरी बात को, सरकार अपनी जो खराब व्यवस्थाएं हैं, खराब स्कूल हैं, उनके पीछे, इस ऑर्डर के पीछे छिपना चाहती है। सरकार अपनी नाकामियों के पीछे ऑर्डर लाके, पेपर लाके छिपना चाहती है, छिप नहीं पाएगी। आपको रोक देंगे, आम लोगों को रोक देंगे, जनप्रतिनिधियों को कैसे रोकेंगे? हम जा जाके जगह जगह आवाज उठाएंगे, स्कूल अच्छे करो, इस मांग को कुछ उठाएंगे। और आप जानते हैं, मैं ही आपके यहाँ आगरा में कह रहा था, कक्षा 1 से 12 तक एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए हर बच्चे को, ये उसका अधिकार है। आरटीई के जरिए जो अवसर मिल रहे थे, उनको खत्म कर दिया आपने। आपने उसमें नया क्लोज पिछली बार डाल दिया कि आपको आपके ग्राम पंचायत में ही वो करना पड़ेगा, तो बहुत सारे बच्चों के अवसर छीन लिया आपने। साथ साथ मैं गया था कस्तूरबा गांधी विद्यालय, वहां के टीचर्स जो, मैं धन्यवाद करूंगा अपनी बहनों का, जिस तरह से वो उन बच्चों के जीवन को संवारे। लेकिन वेतन क्या मिल रहा है? न्यूनतम वेतन भी उनको न्यूनतम वेजेस के आधार पर वेतन नहीं मिल रहा है। 8,000, 10,000, 12,000 रुपए में काम करना पड़ रहा है। ये सरकार काम तो लेती है, लेकिन वेतन नहीं देती, सम्मान, गरिमाई वेतन। ये बहुत तकलीफ दे है। ऐसा भोजन माताओं के साथ भी हो रहा है, पंचायत सहायकों के साथ भी हो रहा है, रोजगार सेवकों के साथ भी हो रहा है, और ऊपर से टीचरों पे टैक्स थोप रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी। अधिनियम लागू किया गया, वंदे मातरम पूरा खाना होगा, कांग्रेस लगाया वंदे मातरम। और एक और चीज चर्चा में, लखनऊ के भी एक हमारे जो हैं बड़े पद पे बैठे, राष्ट्रगान चलते छोड़ के चले गए, ये भी चर्चा का विषय बना है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, फूले साहू को मानने वाले लोग, काशीराम जी को मानने वाले लोग, जो कहते हैं कि प्रथम अंत भारतीय हैं, तो भारत के हर गौरव में हम मजबूती से सीना तान के खड़े हैं। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, चाहे राष्ट्रगान हो, चाहे वंदे मातरम, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन एजेंडे आधारित प्रोग्राम अगर सरकार चलाएगी तो जनता को टक्कर होनी है। हम वंदे मातरम भी गाएंगे, राष्ट्रगान का भी सम्मान करेंगे, सीना तानेंगे भी, और इस निकम्मी सरकार को हटा के आजाद समाज पार्टी का राजकाज बनाएंगे। अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर आप ही जो उत्तरदायित्व हो जाओगे, जनता आपसे जवाब मांगे। लेकिन कई बीजेपी के नेताओं ने इस तरह की अपनी भाषा संसद में इस्तेमाल की है, आप इनको अच्छा मानते हैं? आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे हैं? ये इनकी भाषा अच्छी है? ये अगर अच्छे होते
तो फिर 400 कह के 240 पे कह रहे हैं। ये तो किनारे से बच गए, विपक्ष ने बचा लिए इनको। अगर हम उधर होते तो ये 180 से भी नीचे आ जाते, और आज सरकार बदली भी होती, प्राइम मिनिस्टर कोई और होते, होम मिनिस्टर कोई और होते, डिफेंस मिनिस्टर कोई और होते, और हो सकता है कि हमारी पार्टी से भी एजुकेशन मिनिस्टर होते, ये हेल्थ मिनिस्टर होते, तो इस देश के हालात बदलते। सभा की लड़ाई जो है फिर सामने आ रही है, मंच पर विधायक और सांसद लड़ रहे हैं। अब ये उनसे पूछ लेना। चंद्रशेखर जी, प्रधानमंत्री का मंत्री ने कहा था कि फिर भी इस बात पर सरकार चुनाव से पहले महिलाओं को 50,000 देने का ऐलान। मैं कह रहा हूँ 50,000 दे, और पूरे पिछला जितना कार्यकाल बीता है, 9.5 साल का, इस सारे का पैसा दे। 2017 से स्टार्ट करें और 2026 तक का जो पैसा आज देना चाहते हैं चुनावी लाभ के लिए, वो सारा पैसा पिछले 9 साल का जनता को दे, बहनों को दे। हम लोग इसका समर्थन करेंगे अगर आप पिछले 9 साल का पैसा भी चुकाओगे। और मैं कह रहा हूँ, दो पैसा जनता का पैसा उनके टैक्स का देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता भी समझदार है, वो अपने नोट, इनके नोट से अपना वोट नहीं बेचेगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर ये 50,000 रुपए देंगे तो हम लोग 1 लाख रुपए देंगे, क्या दिक्कत है? और मैं कहता हूँ अगर ये कोई व्यवस्था लाएंगे, ऐसी कोई नीति लाए, तो कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर ये उसको 3 महीने बाद उसमें कोई क्लॉज लाए, तो समझ लेना कि ये लूटने का काम करे जनता को की बातों में नहीं आना है। पर 9 साल तो नहीं दिया। 9 साल तो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो बच्चे थे उनका आरक्षण छीन दिया। 9 साल तो जहां प्रयागराज में बच्चे बैठे यूपीएसएससी के, तो उनको तो लाठियां मारी। और तमाम कितनी भर्तियां पुलिस की, आर की, सब में आपने डाका गेर दिया, पेपर लीक हुए। आज आप बहनों के देती, और यही हाथरस में जली थी बहन, भूल गए हो क्या? भूल गए हो या याद है गरीबों के? बहनों को रात के अंधेरे में पेट्रोल मिट्टी तेल डाल के जलाने वाले बहनों का कितना सम्मान करते, देश जानता है, प्रदेश भी जानता है। 2027 का समर है, आगरा में सफाई का काम कर रही हैं हमारी बहनें, ठेकेदारी पे 7,000, 9,000, 11,000 पे उनपे जो है पसीना बहा रहे हो। इनके बारे में भी सोच लेना, पक्की नौकरी कब दोगे? निगम तो बना दिया आपने, लेकिन इनको पक्की नौकरी कब दोगे ये भी बता देना। ये जो जिनसे सफाई करा के टैग लगाते हो ना कि बहुत स्वच्छ है, बहुत स्वच्छ है, इसी आप नहीं करते मंत्री उतर के, ये हमारे परिवार के लोग उतरते हैं गटर में, सड़कें साफ करते हैं, जिन सड़कों पे सुबह आप जो है मॉर्निंग वॉक करते हो। आप समझिए मेरी बात को, ठेकेदारी प्रथा खत्म होकर पक्की नौकरी मिलनी चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। आजाद समाज पार्टी 2027 में किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी और क्या कुछ वादे रहे? ये तो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का निर्णय है। रही बात आपसी मुद्दे, तो एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार और कानून व्यवस्था, और महंगाई से कैसे गरीबों की जान बचे और वो इज्जत की जिंदगी जी सके, रात को घर में सुखी सोए, सुबह सुखी उठे, ऐसा प्रदेश जो है कानून का राज बनाना, ये प्राथमिकता। धन्यवाद।